This is Pot Spread. समाज कैसे बदलते हैं? क्या तरक्की का कोई एक ही रास्ता है या कई रास्ते हो सकते हैं? आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही प्रभावशाली और उतने ही विवादित सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे और वो है आधुनिकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये सिद्धांत है क्या, फिर देखेंगे कि ये आधुनिकता का कौन सा रास्ता बताता है, इसकी आलोचनाओं को परखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि आज की दुनिया में ये कितना प्रासंगिक है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आधुनिकीकरण सिद्धांत आखिर है क्या। देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत एक सफर की कहानी है। एक ऐसे सफर की जिसमें समाज अपनी पुरानी खेती किसानी वाली व्यवस्था को छोड़कर एक नई औद्योगिक और शहरी व्यवस्था की तरफ बढ़ता है। और हाँ, इस सफर का मॉडल कौन है? पश्चिमी देश। ये इस सिद्धांत का एक बहुत ही केंद्रीय बिंदु है। ये थ्योरी अक्सर दुनिया को दो हिस्सों में देखती है, एक तरफ पारंपरिक समाज और दूसरी तरफ आधुनिक समाज। और इसका मानना है कि पारंपरिक से आधुनिक की तरफ जाना ही असल में प्रगति है। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि कैसे एक कृषि आधारित धार्मिक समाज से एक औद्योगिक और तर्कसंगत समाज तक का ये सफर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बदलाव, ये परिवर्तन होता कैसे है। चलिए, अब इसके मैकेनिज्म को और इसे बनाने वाले कुछ बड़े विचारकों को समझते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये बदलाव सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने या अर्थव्यवस्था बदलने तक सीमित नहीं है। ये एक टोटल सोशल फिनोमिनन है जो समाज के हर हिस्से को बदलता है, हमारी राजनीति से लेकर हमारी शिक्षा तक, और यहाँ तक कि हमारे सोचने समझने के तरीके को भी। और इसका जो सबसे मशहूर मॉडल है वो दिया है W. रोस्टो ने। ये हैं उनके विकास के 5 चरण। ये एक सीधी लाइन वाला मॉडल है, एक लीनियर पाथ। हर देश इनके अनुसार पहले पारंपरिक समाज होता है, फिर वो टेक ऑफ के लिए तैयारी करता है, फिर टेक ऑफ यानी तेजी से विकास होता है, और आखिर में वो उच्च जन उपभोग वाले युग में पहुंच जाता है। सबके लिए एक ही रास्ता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जरा इस किताब का पूरा टाइटल देखिए, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मतलब एक गैर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक आर्थिक सिद्धांत नहीं था, ये कोल्ड वॉर के दौर का एक राजनीतिक हथियार भी था। ये विकासशील देशों को एक तरह से कह रहा था कि सोवियत संघ के रास्ते पर मत जाओ, पूंजीवाद का ये रास्ता अपनाओ। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोस्टो ही थे। टेलकॉट पार्सन्स जैसे विचारकों ने बताया कि कैसे आधुनिक समाज में संस्थाएं स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। डैनियल लर्नर ने मास मीडिया के रोल पर जोर दिया, और एलेक्स इंकेल्स ने तो एक आधुनिक व्यक्तित्व की ही बात कर दी, मतलब एक ऐसा इंसान जो तर्क से सोचे और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखे। चलिए, अब तक तो हमने इस सिद्धांत की खूबियां देखी, लेकिन जैसा कि समाज शास्त्र में होता है, हर सिद्धांत की कड़ी आलोचना भी होती है, और इस थ्योरी की तो बहुत जबरदस्त आलोचना हुई है। सबसे पहली और सबसे बड़ी आलोचना है इसका एथनोसेंट्रिज्म, मतलब ये मानकर चलना कि मेरा कल्चर, मेरी सभ्यता ही सबसे अच्छी है और बाकी सब पिछड़े हुए हैं। ये थ्योरी सीधे सीधे आधुनिक होने को पश्चिमी होने के बराबर मान लेती है। ये दूसरी संस्कृतियों को कमतर आंकती है। दूसरी बड़ी गलती, ये थ्योरी इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना जैसे फाड़कर फेंक देती है। वो ये भूल जाती है कि जिन पश्चिमी देशों को वो मॉडल बता रही है, उन्हीं ने सदियों तक दुनिया के बाकी हिस्सों का शोषण किया और उन्हें जानबूझकर अविकसित बनाए रखा। तो आलोचक कहते हैं कि भाई, विकास कोई सीधी सपाट हाईवे नहीं है जिस पर हर गाड़ी को एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से एक ही रफ्तार से चलना है। हर समाज का अपना इतिहास होता है, अपनी जमीन होती है, और उसके विकास का रास्ता भी अलग हो सकता है। और यहीं से जन्म होता है इसके सबसे बड़े विरोधी सिद्धांत का, जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता का सिद्धांत। ये थियरी पूरी कहानी को पलट देती है। ये कहती है कि गरीबी या पिछड़ापन किसी देश की अंदरूनी समस्या नहीं है, बल्कि ये अमीर देशों द्वारा बनाई गई एक बाहरी समस्या है जो एक शोषक वैश्विक व्यवस्था के कारण बनी हुई है। चलिए, अब इन थ्योरीज को किताबों से निकालकर जरा असली दुनिया में देखते हैं, और भारत की आज़ादी के बाद की विकास यात्रा से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। आज़ादी के बाद भारत ने एक तरह से मॉडर्नाइजेशन थियरी की टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया।
पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए भारी उद्योगों पर जोर देना, बड़े बड़े बांध बनाना, ये सब रोस्ट्रो के टेक ऑफ स्टेज जैसा ही तो था। फिर हरित क्रांति आई, जो पूरी तरह से नई तकनीक पर आधारित थी, जो इस सिद्धांत का एक मुख्य पहलू है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, नतीजे मिले जुले रहे। एक तरफ तो फायदे हुए, जैसे हमने खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की, हमारा औद्योगिक आधार बला, लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ और अमीर और गरीब राज्यों के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई। तो इन सब आलोचनाओं और मिले जुले नतीजों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या आज की इस ग्लोबलाइज्ड डिजिटल दुनिया में इस सिद्धांत की कोई जगह बची है? क्या ये अभी भी जिंदा है? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, वो असल में आधुनिकीकरण का ही एक नया चमकीला पैकेट है, जो ऊपर से तो नया लगता है पर अंदर माल वही पुराना है, यानी पश्चिमी मॉडल को ही बढ़ावा देना? चलिए देखते हैं। देखिए, सिद्धांत मरते नहीं हैं, वो अपना रूप बदल लेते हैं। आज हम डिजिटल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। कुछ नए सिद्धांत आए हैं, जैसे नियो मॉडर्नाइजेशन, जो ये मानते हैं कि विकास के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। और कुछ विचारक तो विकास की पूरी धारणा को ही एक पश्चिमी साजिश मानकर खारिज कर देते हैं। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और वो की पॉइंट्स निकालते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक फाइनल रिवीजन करते हैं। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है तो एक बैलेंस्ड जवाब लिखना होगा। इसकी ताकत ये है कि ये सामाजिक बदलाव को समझने का एक सीधा साधा फ्रेमवर्क देता है, लेकिन इसकी कमजोरियां बहुत ज्यादा हैं। ये यूरोसेंट्रिक है, इतिहास को नज़रअंदाज करता है और इसका एक ही रास्ता वाला आइडिया पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। और अंत में हम उसी एक बुनियादी सवाल पर लौट आते हैं जो आज भी उतना ही अहम है। क्या विकास का कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो सब पर लागू हो, या हर समाज को अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए? इसका जवाब आज भी खोजा जा रहा है।